जय हिंद बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप के अच्छे होंगे। कोरोना टाइम चल रहा है बेटा, है ना। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, सही है। मैं आपका साइंस टीचर आशीष फिर से एक बार फिर से आपके सामने फिजिक्स के कुछ नए फंडे लेके आया हूँ। कुछ ऐसे टॉपिक्स आई होप कि आपको समझ जाएं, है ना। और कोशिश करेंगे कि फिजिक्स को हम थोड़ा सा क्या कर लें, और आसान करते हैं, ठीक है ना। प्रकाश का अपवर्तन चल रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उसमें लाइट की स्पीड एक मीडियम से जाने पर दूसरे मीडियम में क्या इफेक्ट डालती है, कैसे स्पीड बढ़ती है, कहाँ जाके स्पीड घटती है, अपवर्तनांक क्या प्रभाव डालता है, और आपने लैम्डा सुना होगा, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सबके बारे में मजेदार पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपना प्यार बरकरार रखिए, शेयर, सब्सक्राइब, ओके, एंड लाइक, ऑल्सो लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। बेटा कमेंट से ये पता चलता है कि कोई चीज ऐसा होता है, हम कितना भी अच्छा पढ़ाने, कभी कभी यहाँ पढ़ाते हुए एक ऐसा टाइम आता है कि कुछ चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। मतलब सोच के तो आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीजें फिसल जाती हैं। तो आपके कमेंट हमें हेल्प करेंगे उन चीजों को दोबारा से डिस्कस करने के लिए। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन। मैं ऑरली आपकी सारी यादें ताजा कराता हूं। तो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने के लिए हमारे पास प्रकाश का अपवर्तन था क्या? प्रकाश का अपवर्तन था जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी तो वो अपने रास्ते से क्या हो रही थी, बैंड हो रही थी अपने रास्ते से। कभी तो अंदर की ओर मुड़ रही थी, कभी बाहर की ओर मुड़ रही थी। तो आइए देखिए बेटा, ये फिर से मैंने दो मीडियम ड्रॉ किए। ये ऊपर वायु है ना बच्चे, वायु, वायु को बोले इंग्लिश में एयर। और वायु को कौन सा माध्यम कहते हैं? बै माने वायु और बै माने विरल। और एयर से याद करो इंग्लिश वाले, तो जैसे एयर वैसे रेयर, जैसे एयर वैसे रेयर। अब आ जाओ दूसरा माध्यम सघन। और सघन में कुछ भी हो सकता है, जल, वाटर लेते हैं और बात करते हैं इंग्लिश में डेंसर। क्या बोलते हैं? डेंसर। मतलब एयर रेयर, और एयर के अलावा जितने भी मीडियम आएंगे, चाहे आपको वाटर मिले, ग्लिसरीन मिले जी, कांच मिले, डायमंड मिले, कुछ भी मिले, सारे के सारे डेंसर, ठीक है। अब क्या हुआ, जब रेयर से डेंसर में रे जाती है, विरल से सघन में जाती है, ये आई रे, तो रे को तो ऐसे जाना चाहिए था, सीधा सीधा, हाँ या ना। लेकिन क्या हुआ बेटा, रे थोड़ी सी क्या हो गई, नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। नॉर्मल की ओर क्या हो गई, रे बेंड हो गई। तो रे का नॉर्मल की ओर बेंड होना ही क्या कहलाया हमारा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए, अब इसमें भी क्या था बेटा, इसमें ये एंगल, इसको हम बोलते थे इंसिडेंट एंगल आई, आपतन कोण। क्या बोलते थे इसको? आपतन कोण। और ये क्या होता था, ये आर, इसको क्या कहते थे बेटा, अपवर्तन कोण। क्या कहते थे इसको? अपवर्तन कोण, या इंग्लिश में कहे तो रिफ्रैक्ट एंगल, रिफ्रैक्ट एंगल, ओके। अब इसके हमने दो रूल पढ़े थे, ठीक है। अब रेयर से डेंसर गए तो नॉर्मल की ओर झुकी, ठीक है। और अगर डेंसर से रेयर चले जाएं, मतलब कांच से कहां चले जाएं, वायु में, तो क्या होगी, थोड़ा सा, भाई जानी ऐसे चाहिए थी लेकिन ऐसे नहीं गई, थोड़ा सा क्या हुई बेटा, वो थोड़ा सा दूर हट गई। क्या हुई, थोड़ा सा दूर हट गई। यहां से क्या हो गए, दूर हट गई, ठीक है, नॉर्मल से दूर हट गई। ये एंगल फिर से इंसिडेंट एंगल आई, और ये क्या हो गया बेटा, रिफ्रैक्ट एंगल, ओके। ये क्या हो गया हमारा, रिफ्रैक्ट एंगल। और एंगल हमेशा नॉर्मल से बनाने हैं। कहां से बनाने हैं, नॉर्मल से। नॉर्मल से हट के नहीं जाएंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर ने ये वाला एंगल क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया। एंगल हमेशा नॉर्मल से ही बनाना है। अभिलंब, नॉर्मल को क्या कहते हैं हिंदी में, अभिलंब। और हमारे अंग्रेज भाई बहन नॉर्मल, ठीक। तो ये था हमारा प्रकाश का अपवर्तन। एक बार नॉर्मल की ओर बेंड हो रहे थे, एक बार नॉर्मल से दूर हट रहे थे, ठीक है। अब क्या हो बच्चे, अपवर्तन के दो नियम, अपवर्तन के दो नियम। पहला नियम क्या था, तो पहला नियम था आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब
अभिलंब और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। हमारे इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्ट रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्ट रे आर लाई इन सेम प्लेन, आर लाई इन सेम प्लेन। अब एक दूसरा लॉ, दूसरा क्या था बेटा? दूसरा था जो स्नेल ने दिया था, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, यानी आपतन कोण की जिया, साइन ऑफ रिफ्रैक्ट एंगल, अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक। क्या होता है बेटे? नियतांक। और उस नियतांक को कुछ बुक n लिखती हैं और कुछ बुक म्यू लिखती हैं। कुछ भी लिख सकते हैं आप, एन बी और म्यू बी। बात आ रही है समझ में? अब इससे आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्नेल लॉ। आई होप सो कि इतना हमने लास्ट वीडियो में अपना पढ़ लिया था। अब उससे आगे चलते हैं बेटा। अब देखिए क्या हुआ, ये मान लो ये माध्यम, इसका अपवर्तनांक n1, ये माध्यम, इसका अपवर्तनांक n2। ये कुछ भी मान सकते हैं आप फिर से, चाहे तो वायु, और हमने ये क्या मान लिया? कांच। अब प्रकाश की किरण यहां से आई और नॉर्मल की ओर क्या हो गई? बेंड हो गई। ये कोण हमसे क्या बना? फिर से आई, और ये कोण क्या हो गया बेटा हमारा? r। तो स्नेल ने कहा था कि साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल होता है? n। किसके इक्वल होता है? n। अब n को हम कैसे लिखेंगे? अब देखो बेटा, मेरी रेत चल कहां से रही है? पहले मीडियम से। भाई ये वाला मीडियम कौन सा? फर्स्ट मीडियम। और ये वाला मीडियम कौन सा? सेकंड मीडियम। तो मेरी रेत चल कहां से रही है? मेरी रेत चल रही है फर्स्ट मीडियम से, और चल के जा कहां रही है? सेकंड मीडियम में। तो मैंने इसको लिखा 1 and 2, 1 and 2। 1 से चले और कहां तक चले? 2 तक चले। और अगर इसको दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में लिखना हो तो बेटा जहां पहुंचते हैं, जहां से चलते हैं, ठीक है, उसको बाद में, जहां पहुंचते हैं वो मीडियम ऊपर। भाई हम कहां हैं? n2 में। और कहां से चले? n1 से, तो n1 नीचे। कहने का मतलब है स्नेल्स लॉ को एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं, स्नेल लॉ को एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और वो फॉर्म कौन सी होगी? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स n2 बटे n1, n2 बटे n1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। देखिए फिर से बताता हूं, हम कहां से चले थे? हम एयर से चले थे, और कहां तक चले बेटा? हम जाके कांच तक चले। ठीक है, एयर से आ रहे थे, कांच में जा रहे थे। n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा था, हमने लिखा फर्स्ट मीडियम से चले और कहां तक चले? सेकंड मीडियम तक चले। तो मैंने इसको लिखा 1 and 2। तो जिस मीडियम में पहुंचते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, और जहां से चलते हैं वो नीचे। तो इसको क्या लिखा? n2 अपॉन n1। मैंने यहां से स्नेल लॉ बना साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू n2 बटे n1, या और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा साइन आई इंटू n1 इक्वल्स टू साइन आर इंटू n2। बात आ रही है समझ में? तो यहां क्या हो गया हमारा? स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब देखिए हमने लिखा बेटा यहां से साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। अब देखिए बात करते हैं n की। तो n इक्वल्स टू क्या होता है? n इक्वल्स होता है c अपॉन b, n इक्वल्स टू c अपॉन b। या ये कह सकते हैं कि n समानुपाती 1 अपॉन b, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन b। क्लियर? तो यहां से एक फॉर्मूला जनरेट हुआ कि n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v2 अपॉन v1, v2 अपॉन v1। अब देखिए यहां क्या है? n2 अपॉन n1।
तो हम n2 अपॉन, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं बेटा तो क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v1 अपॉन v2। तो यार ये रहा n2 अपॉन n1, यस और नो। तो मैं n2 अपॉन n1 को किसके बराबर रख सकता हूँ, v1 अपॉन v2 के। तो एक और फॉर्मूला जनरेट हुआ, साइन i अपॉन साइन r इक्वल्स n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी, समझ रहे हैं ना बात को। अब देखिए अगर बात करें बेटा तो हमारे पास फॉर्मूला बना स्नेल्स लॉ की टर्म में, यहां तक की बात सारी समझ में आई, ठीक है। उससे आगे चलते हैं। अब देखिए हम प्रकाश की चाल की बात करते हैं कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहां होती है, जो मीडियम्स हमें मिलेंगे, सही है। तो देखिए प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल बेटा निर्वात, जो निर्वात होता है या जिसको आप क्या कहते हैं, वैक्यूम, क्या कहते हैं, वैक्यूम, उसमें स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम। क्या होती है, स्पीड मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद निर्वात से कम की अगर बात करेंगे तो निर्वात से थोड़ा कम वायु, वायु की बात करेंगे एयर, एयर से कम चलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, लिक्विड या तरल, लिक्विड। और बच्चा पार्टी सबसे कम ठोस, जिसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड। बात समझ रहे हैं। सबसे ज्यादा किसमें, वैक्यूम में, निर्वात में, उससे कम वायु, वायु से कम तरल और तरल से कम ठोस, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि अगर मैक्सिमम की बात करें सबसे ज्यादा तो वैक्यूम में, और सबसे कम या लो किसमें हो जाएगी बेटा, सॉलिड में। क्लियर, ठीक है, ओके। इससे आगे चलते हैं। अब हम कुछ मीडियम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कुछ मीडियम्स लिखते हैं और उन मीडियम्स में लाइट की स्पीड लिखते हैं, ठीक है। जैसे पहला हमारा निर्वात होगा वैक्यूम, वैक्यूम के बाद जाएंगे बेटा हम एयर में जाएंगे, एयर के बाद हम ग्लास में जाएंगे, वाटर में जाएंगे, डायमंड में जाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा तो लाइट की स्पीड भी चेंज होगी, तो वो सारी चीजें लिखेंगे। क्लियर, चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं निर्वात, यहां लिख देते हैं माध्यम, माध्यम, मीडियम, और इधर लिख देते हैं बेटा चाल या स्पीड, सही है। चाल भी किसकी, वायु की, वो सॉरी, हाँ, लाइट की स्पीड, सही है, स्पीड ऑफ लाइट। चाल भी किसकी, प्रकाश की, प्रकाश की। चलिए सबसे पहले मीडियम लेते हैं निर्वात, निर्वात, निर्वात को क्या लिखते हैं, वैक्यूम। और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर। उसके बाद चलते हैं, क्या बात आई समझ में। अब देखिए निर्वात में स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप चाहें तो एयर में भी इतनी ही स्पीड लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एयर और निर्वात, वायु और निर्वात जो होता है उसके अपवर्तनांक में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो डिफरेंस अभी लिखाएंगे आपको, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं बेटा, इसके बाद बात करते हैं जल, जल, वाटर, और जल में हो जाएगा 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। जल के बाद चलते हैं कांच में, कांच, ग्लास, ग्लास में स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रॉक साल्ट, रॉक साल्ट, रॉक साल्ट को रॉक साल्ट ही लिखेंगे 1.96
10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद नाइलॉन, नाइलॉन सेम एज नाइलॉन, नाइलॉन को नाइलॉन ही लिखेंगे, 1.96 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है? तो हमने कुछ मीडियम्स लिखे और उन मीडियम में क्या लिखी? स्पीड ऑफ लाइट। पहला वैक्यूम, निर्वात, निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। गुड। सेकंड चलते हैं, फर्स्ट पे हमने निर्वात। दूसरा जल, जल में कितनी होती है बेटा? 2.25 × 10⁸। तीसरा पहुंचे हम कांच, कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर पहुंचते हैं रॉक साल्ट, मीडियम होता है, रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उससे लास्ट में पहुंचते हैं नाइलॉन, और नाइलॉन में भी इतना ही होता है, 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हमने बहुत सारे मीडियम्स लिखे और उनमें क्या लिखी हमने? स्पीड ऑफ लाइट या प्रकाश की चाल। बात आ रही है समझ में? अब कुछ मीडियम लिखेंगे और उनके क्या लिखेंगे हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे। फिर बताएंगे कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी पे इफेक्ट डालता है, कहां वेलोसिटी कम होगी, कहां वेलोसिटी ज्यादा होगी। बात समझ आ रही है? तो इससे आगे चलते हैं, फिर क्या लिखेंगे? माध्यम और उनके अपवर्तनांक। माध्यम, मीडियम और अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। और इंग्लिश वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए ना बेटा। देखिए मैंने कोशिश की है लगभग सारे मीडियम बताने की, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया तो आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आई एक्सप्लेन यू। और जी फील लेते रहिए, फिजिक्स पढ़ते रहिए। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले फिर से मैं मीडियम की बात करता हूं। नाम बड़ा फेमस सा, कई बार आ गया, निर्वात, निर्वात। देखिए नाम से पता चल रहा है, निर्वात। जहां नहीं होगी बात, नहीं होगी बात मतलब बात करने के लिए भी हमें किसकी नीड पड़ेगी? माध्यम की, मीडियम की। समझ रहे हैं ना बात? निर्वात। चलिए, तो निर्वात वैक्यूम, और वैक्यूम के लिए बच्चा पार्टी हमारा अपवर्तनांक होता है कितना? 1। कितना होता है? 1। निर्वात के बाद बात आएगी वायु, 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 एयर, एयर। और इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक होता है 1.00029, 1.00029। तो देखो बेटे, पॉइंट के 3 नंबर तक 0 जा रहा है, तो लगभग वैक्यूम को और एयर को, इसलिए कुछ लोग लगभग सेम सा मान लेते हैं, सेम होता नहीं है। जो डिफरेंस होता है वो इतना होता है 0.0029 का। इसलिए मैं कह रहा था कि स्पीड आप चाहे वैक्यूम में उसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं, और वही बात हम किस में कह सकते हैं? एयर में। समझ रहे हैं ना बात को? लगभग कह सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट तो डिफरेंस आ रहा है, पॉइंट के 3 नंबर बाद आ रहा है ना बेटे। उसके बाद चलते हैं जल, 1.33, कांच, कांच का 1.5। उससे आगे चलते हैं डायमंड, हीरा, डायमंड, डायमंड का 2.42, 2.42। उसके बाद चलते हैं बेटा क्या? सिलिका, सिलिका नाम सुना? सिलिका, जर्मेनियम। ठीक है, वैसे देखिए जो हाईएस्ट होता है वो यहाँ डायमंड तक ही काम चल जाता है। सही है, हम कहाँ से चले? निर्वात से वायु में चले, जल में चले, कांच में चले, हीरे में चले, तो यहीं तक काम हो जाता है। ठीक है, लेकिन उससे आगे जब हम चलेंगे तो सिलिका, सिलिका हो जाएगा 3.8, 3.8 क्या हो जाएगा? सिलिका। और लास्ट में बैठेगा जर्मेनियम, जर्मेनियम। और जर्मेनियम का हो जाएगा लगभग अप्रोक्स पूरा 4, पूरा 4। तो देखिए यहां क्या होगा, नीचे को अगर हम चलें तो यार निर्वात का मतलब क्या हो गया हमारा? एयर, रेयर बता रहे थे ना, क्या हो गया? रेयर, रेयर का मतलब विरल।
और यहाँ क्या हो गया, सघन। भाई सबसे ज्यादा सघन कौन सा हो गया हमारा, डेंसर। सघन कौन सा हो गया, जर्मेनियम। इसका मतलब जितना नीचे चलते जाएंगे, जितना नीचे चलते जाएंगे, स्पीड कम 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 कम, स्पीड कम। कैसे कम, क्योंकि आपने पढ़ा n इक्वल्स क्या होता है, c अपॉन बी। n इक्वल्स c अपॉन बी, तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन बी, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। n की वैल्यू अगर ज्यादा तो v की वैल्यू कम। यार यहाँ n की वैल्यू कम है तो v ज्यादा होगा। यहाँ भाई इसके लिए n की वैल्यू मैक्सिमम, n की वैल्यू ज्यादा, तो इसके लिए v की वैल्यू क्या हो गई, कम। इसका मतलब लाइट इसमें धीमे धीमे चलेगी, धीमे धीमे धीमे, है ना, धीमे धीमे। ठीक है, यहाँ बात करें तो निर्वात में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, अपवर्तनांक कम, तो स्पीड में ज्यादा। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ हमारे कुछ मीडियम आए और उनमें हमने क्या लिखी बेटा उनमें लिखी हमने अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोबारा देख लेते हैं। निर्वात वैक्यूम, वैक्यूम में 1, सबसे कम अपवर्तनांक यही होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम, ये मिनिमम होता है, कम, सबसे कम। और ये क्या होता है यहाँ, मैक्सिमम, मैक्सिमम। ठीक है, मतलब निर्वात में, निर्वात का अपवर्तनांक 1, वायु का 1.00029, जल का 1.33, ठीक है। उसके बाद कांच का 1.5, डायमंड हीरे का 2.42, सिलिका का आएगा 3.8 और जर्मेनियम का क्या आ जाएगा हमारा 4। बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसे करके क्या आ गए हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए, चलिए बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मात्रक की बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मात्रक तो n बराबर क्या होता है, n बराबर c अपॉन बी, n बराबर c अपॉन बी। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। अगर प्रकाश की चाल के मात्रक की बात करें तो मीटर प्रति सेकेंड बटे ये क्या है, ये भी चाल है। तो यार अंतर क्या है भाई, अंतर c स्पीड ऑफ लाइट। ये किसमें होती है, सिर्फ वैक्यूम में, वैक्यूम में, वैक्यूम में। उसके अलावा कोई भी मीडियम होगा तो वहां जो प्रकाश की चाल होगी उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, b से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, b से। अब भैया चाल तो ये भी है, चाल तो ये भी है ना, तो इसका मात्रक भी क्या होगा हमारा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कटम कटाई, है ना। तो n नो यूनिट, नो यूनिट मतलब अरे यार अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। समझ रहे ना बच्चा पार्टी। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए, फील लेते रहिए फिजिक्स। फिर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू। और इसी टॉपिक को फिर से कल आगे बढ़ाते हुए क्या पढ़ेंगे। अब यार वो देखा है ना, सिक्का पानी के अंदर गिरते हैं तो कुछ उठा हुआ सा दिखाई देता है। तो इसका मतलब यहां भी लाइट कुछ ना कुछ क्या कर रही है, गड़बड़ कर रही है ना। अब लाइट गड़बड़ कर रही है तो यार इसका मतलब तरंगदैर्ध्य गड़बड़ कर रही है भैया, वेवलेंथ। तो अब के नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, वेवलेंथ। क्या पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। सिक्का क्यों उठा, क्यों टिमटिमाए तारे, कैसे सूर्य डूब गया लेकिन फिर भी रेड दिखाई दे रहा है, अभी उगा नहीं फिर भी रेड दिखाई दे रहा है, कैसे मिरेज बन गया, मरीचिका, कैसे डायमंड चमकदौर बन गया। तो ये सारे टॉपिक लगे रहिए, पढ़ते रहिए, फिर लेते रहिए। मैं आपका होस्ट आशीष, वाई फिजिक्स। लगे रहिए बेटा। ओके, थैंक यू गाइस।